वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे उसे डिनोट करते हैं और कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने का मेथड देखा था। बहुत सिंपल बेसिक एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखा था कि हम नॉर्मल सिग्नल से, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमें जाना है तो हम कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म से कैसे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमने निकाल लिया तो क्या चीज बताई थी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम सिंपली भी निकाल लेते हैं कुछ सिग्नल्स का, जिससे हमारा क्या निकालना भी इजी हो जाता है, फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने भी इजी हो जाती है। ये चीज बता दी थी लास्ट लेक्चर में और एक दो उसके एग्जाम्पल्स दिखाए थे। उन एग्जाम्पल में क्या चीज समझ में आई थी कि अगर हम पे एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो e की पावर -80, e की पावर 80 या हमारे पे सिग्नम फंक्शन हो e की पावर 80 के साथ, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूलेस पता लग गए थे। वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, प्रॉपर्टी में भी चाहे यूज प्रॉपर्टी तो चलो हम एग्जाम्पल में दे देंगे, आगे अगर कुछ न्यूमेरिकल होता है उनमें डायरेक्ट फॉर्मूले वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने फोरियर सीरीज में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम क्या करते हैं कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में डायरेक्ट फोरियर प्रॉपर्टीज लगा के भी उसे कुछ ही स्टेप में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये फोरियर सीरीज या फिर प्रॉपर्टीज की एडवांटेज होती हैं जिन्हें हम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे ही यहाँ पर है फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज जिनको क्वेश्चन को क्या करा जा सकता है, इजिली सॉल्व करा जा सकता है प्रॉपर्टीज को लगा के। तो सेम जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ी है सीरीज में प्रॉपर्टी, नेम वही है, थोड़ा थोड़ा बस चेंज उसमें आता जाएगा। फर्स्ट है लीनियरिटी। लीनियरिटी हमने वहां भी पढ़ी थी, लीनियरिटी यहाँ भी है। सेम लीनियरिटी का वही प्रिंसिपल है कि जो भी हमारा सिग्नल, अगर चाहे हम फोरियर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं या फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसमें सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाया जाए और वो सुपरपोजिशन को फॉलो करे, तब हम क्या कहेंगे कि वो किसको भी फॉलो कर रहा है, लीनियरिटी को भी फॉलो कर रहा है, या लीनियरिटी की प्रॉपर्टी हम उसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं। क्या होता है सुपरपोजिशन का फॉर्मूला या प्रिंसिपल, कि अगर मान लो हम पे कोई सिग्नल x है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, या x1t कह दो कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, x ऑफ ओमेगा। इसे x ऑफ f भी लिख सकते हैं, x ऑफ ओमेगा हम लिख के चल रहे हैं। चाहे ये j ओमेगा या ओमेगा, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जहां हम इमेजिनरी में बात करें या जहां j वर्ड का यूज होगा वहां तो हम j ओमेगा करके लिख देंगे, जहां नहीं होगा वहां हम नॉर्मल x ओमेगा करके शो कर सकते हैं, ठीक है। और जहां फ्रीक्वेंसी की टर्म में होगा तो वहां xf बराबर f वाली टर्म में ही वो दे रखा होगा। x1t अगर ये है और माना x2t या x1 ओमेगा है, यहाँ x2 ओमेगा लिख लेते हैं, x2 ओमेगा है, ठीक है। ये हमें दो सिग्नल दिए हुए हैं कि दो सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें हमें लीनियरिटी लगानी है तो लीनियरिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इन दोनों का जो एडिशन है सम भी, और अगर इसको होमोजीनिटी भी कर दें इसके साथ, दोनों चीजों को मिला दें, तो अगर आउटपुट में भी ये रूल लगा दे तो वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, सुपरपोजिशन कहता है। जैसे मान लो कोई तीसरा सिग्नल x3 है और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, x3 है। अब हम कहते हैं कि अगर x3t इक्वल है a ऑफ x1t प्लस b ऑफ x2t के, अगर ऐसा होता है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, लीनियरिटी इसमें लग रही है, तो हम क्या कहेंगे कि तब हमारा जो x3 ओमेगा है वो भी कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, x3 ओमेगा इज इक्वल्स टू a x1 ओमेगा प्लस b x2 ओमेगा। ये है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, कि अगर लीनियरिटी वो फॉलो कर रही है तो ये रूल भी वो क्या करेगी, फॉलो
करेगी, ठीक है। ये लीनियरिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो सेम यही चीज हमने किसमें भी पढ़ी थी, फोरियर सीरीज में भी पढ़ी थी कि मल्टीप्लाई अलग अलग पहले इनपुट में कर दी थी उन सिग्नल में, और फोरियर कोफिशिएंट निकालने के बाद भी उनके कोफिशिएंट में ही मल्टीप्लाई होकर ही सम आ रहा था। तो यहाँ भी फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद मल्टीप्लाई करी, उसके सम करने के बाद ही हमारा क्या आ रहा है, फाइनल वाली इक्वेशन आ रही है। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। इसमें भी यही चीज देखनी है कि जो टाइम पीरियड है और फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो चीज हम यहाँ लिख भी सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सेम जो हमने लास्ट टाइम करा था वही एग्जाम्पल हम यहाँ भी लिख सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, ये जो हमने करा था e की पावर a मॉड्यूलस ऑफ t, ये वाला हमने कल एग्जाम्पल करा था। ये एग्जाम्पल किसके इक्वल आ रहा था, मतलब ये है, मान लो क्वेश्चन e की पावर at इज इक्वल्स टू, क्या चीज हमने लिखी थी, e की पावर माइनस a ऑफ t ut प्लस e की पावर at u ऑफ माइनस t। इसका मतलब ये होता है ना, ये एग्जाम्पल है लीनियरिटी का ही, इसका मतलब ये होता है। अब लीनियरिटी अगर यहाँ फॉलो कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, ये डायरेक्टली हमें पता है कितना होता है, यहां से लिख सकते हैं e की पावर a ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना आ गया था, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता भी, अगर कहीं डायरेक्ट ये लिखा है और कहीं इसका एक्स जे ओमेगा निकालो, तो एक बार हम निकाल चुके हैं और पता लग गया कैसे निकला, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये याद रखना, कहीं भी आगे इस तरीके का है तो ये डायरेक्ट लिखना है। अब ये चीज लीनियरिटी अगर फॉलो करेगी तो जो ये अलग अलग होते हैं उसके भी बराबर ही आनी चाहिए ना, क्योंकि e की पावर माइनस एटी में देखो ut की मल्टीप्लाई हो रही है, e की पावर एटी में u ऑफ माइनस टी की हो रही है, और ये इक्वल हमारा किसके आना चाहिए, जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसके इक्वल आना चाहिए अलग अलग। तो इनका जो अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमने कितना निकाल के देखा था, इसका भी इनका अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, तो वो भी हमें पता लगा। अगर प्रूफ करने को आए कि एग्जाम्पल भी दो लीनियरिटी का, तो इसे सॉल्व करके दिखा देना। अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि जब हमने इसे भी अलग अलग सॉल्व करा तो ये भी हमारा कितना निकल के आता है, 2a अपॉन, तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये इक्वल टू ये ही आता है। ये सॉल्व करके नहीं लिखा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल हमारा किसका होता है, लीनियरिटी का होता है। ऐसे ही हम क्या भी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, e की पावर माइनस एटी ऑफ यूटी में यहाँ 1 की मल्टीप्लाई a की कर दो और वहाँ b की कर दो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते लाओ, आखिरी में a और b करने से जो फर्क वहां पे पड़ेगा, यहाँ a को मल्टीप्लाई वहां करने से पूरा इफेक्ट आखिरी में वही मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी आ जाएगा, वही मल्टीप्लाई होके यहाँ भी आ जाएगा। मान लो अगर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हुई होती तो इन दोनों में भी क्या होनी चाहिए, 3 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो जो आंसर आता वो भी यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होके ही आता, चाहे उसे हम यहाँ पर सॉल्व भी आप लोग करके देख लीजिए, दोनों जगह सेम ही आएगा। तो ये लीनियरिटी का क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में क्या है कि हम अगर अपने सिग्नल को किसी टाइम से शिफ्ट कर दें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें चाहे राइट हैंड साइड शिफ्ट करें, तो उसके रिस्पॉन्स में, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में या फिर एक फोरियर ट्रांसफॉर्म में कितना चेंज आता है, कैसे उसे कर सकते हैं। तो वो भी सेम लिखो, अगर हमने एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमने कितना कह दिया, एक्स ऑफ जे ओमेगा, या ओमेगा कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे यहाँ हम जे ओमेगा लिखें चाहे यहाँ ओमेगा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जे ओमेगा इसलिए लिख दिया, अभी नेक्स्ट वाली लाइन में क्या आएगा, जे ओमेगा वाली टर्म आएगी। ये इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो हम अब सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं, देखो टी माइनस टी नॉट से, कितने से शिफ्ट कर रहे हैं, टी माइनस टी नॉट से। तो सेम जैसे फोरियर सीरीज में करा था, क्या हुआ था, जितने से शिफ्ट होता है उसी की यहाँ पर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यही तो कहा था, जैसे टी नॉट से शिफ्ट हुआ तो कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, टी नॉट की, e की पावर माइनस जे ओमेगा
इंटू टी नॉट, बाकी यही चीज रहेगी। एक्स ऑफ जे ओमेगा का है तो जे ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा है तो एक्स ऑफ ओमेगा, ये हो जाता है। और अगर प्लस शिफ्ट हो, यही चीज तो बताई थी लास्ट टाइम में भी, जो यहाँ शिफ्टिंग होती है यहाँ पर वही हमारी यहाँ पर पावर रहती है। माइनस की शिफ्टिंग है माइनस की हो जाएगी, प्लस की शिफ्टिंग है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। ए की पावर ठीक है, ये यहाँ पर निकल के आ गया शिफ्टिंग से, कि शिफ्टिंग अगर करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 बोल दो, कि एक तरफ ये वाली शिफ्टिंग करी तो ये आएगा, ये वाली शिफ्टिंग करी तो ये आएगा। अब अगर हम इसका क्या लिखें, मॉड्यूलस लिखें, कि इसका अगर मॉड्यूलस निकाला है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का, हम क्या देखते हैं कि जो एक्स जे ओमेगा है या जो हमारा आंसर आता है उसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ जो इफेक्ट हमारा पड़ता है वो किस पे पड़ता है, एंगल पे पड़ता है। इसका मतलब जब हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बताएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम फेज स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तो उसे बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें, एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स टी प्लस टी नॉट ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट प्लस ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट, ये कितना आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है ना। अब इस तरीके का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, लास्ट में हमने कॉस और साइन के फॉर्मूले पढ़े थे। किसके पढ़े थे, कॉस और साइन के। हमने क्या देखा था, जो कॉस टी का फॉर्मूला होता है, कॉस टी का वो क्या था, ई की पावर जे टी, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी वो यहाँ आएगी, यहाँ 1 फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ 1, जे ओमेगा टी ओमेगा 1 है तो 1 आ गया, ई की पावर माइनस जे टी डिवाइड बाय 2 था ना, और 2j किस में आ जाता है, साइन वाले में 2j आ जाता है, कॉस वाले में खाली 2 आता है। तो यहाँ कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो हम क्या करें, अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हाफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो कहीं पर भी ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कहीं पर भी कॉस ओमेगा नॉट टी ओमेगा टी नॉट है, अगर कॉस ओमेगा टी नॉट है या ये बन रहा है कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी ये बन रहा है तो उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा। अगर कहीं पर भी ये चीज बन रही है कॉस ओमेगा टी नॉट को चाहे इधर ले जाओ, अभी एक और फॉर्मूला आगे भी बनेगा, दोनों यूज हो जाते हैं ये डायरेक्टली, इसकी जगह डायरेक्ट हम ये रख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज बस हमें याद रखनी है कि शिफ्टिंग में ये प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी हो गई, और शिफ्टिंग के फॉर्मूले को हम ऐसे अगर लिख दें तो इस प्रॉपर्टी का डायरेक्टली हमारा क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं यूज इसका हो सकता है। तो ये नोट करके जल्दी से लिख लेंगे कि इसका हमारा क्या है, कहीं ना कहीं जरूर यूज हो सकता है। अब क्या चीज कही थी नेक्स्ट, ये तो हो गई फोरियर सीरीज। नेक्स्ट क्या बताया है कि अगर हम एक्स टी का मॉड्यूलस लें तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में आएगा, ये मॉड्यूलस इसका आता है, ठीक है। अब अगर हम इसका भी मॉड्यूलस लें, एक का ले लो, किसी का भी टी माइनस टी नॉट का ले लो, टी प्लस टी नॉट का, दोनों किसी का कुछ भी करके दिखा दो, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आता है, ये तो ये आ गया। लेकिन अब बचा क्या, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट बचा। ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा किसका एंगल, इसको अगर हम लिखेंगे तो खाली क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ जे ओमेगा और जितना भी इसका एंगल है, यही चीज तो हम लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा ये साथ में आ रहा है तो इसके साथ क्या भी आ जाता है, इसका एंगल भी आ जाता है, एक्स ऑफ
जे ओमेगा माइनस इसे किसके करके दिखाएंगे, इसका करके, मतलब एक्स ऑफ जे ओमेगा का एंगल दिखा रहे हैं, तो चाहे एक्स ऑफ जे ओमेगा एंगल लिख लो यहाँ, कि एक्स ऑफ जे ओमेगा वाला जो एंगल है माइनस कितना एंगल यहाँ ऐड हुआ है, ओमेगा टी नोट, ई की पावर क्या है माइनस जे ओमेगा टी नोट है, तो जे तो खाली ये बता रहा है कि हाँ ये क्वांटिटी जो है ई के ऊपर जो चढ़ा है उसकी वजह से जे यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसे तो नहीं लिखना है, खाली जो एंगल है जितने की शिफ्टिंग हुई है उतने का शिफ्ट दिखा देना है, माइनस टी नोट था तो माइनस ओमेगा टी नोट का यहाँ क्या दिखा देना है, शिफ्ट दिखा देना है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म करा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यही था एक्स ऑफ जे ओमेगा, जब हमने शिफ्टिंग के बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म करा तो मैग्नीट्यूड अभी भी यही है जो पहले था, लेकिन चेंज किस में आया है, चेंज आया है एंगल में, पहले एंगल खाली एक्स जे ओमेगा का रहता है, अब जो एंगल हो जाता है वो क्या हो जाता है एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा टी नोट, पहले खाली किसका एंगल रहता है एक्स ऑफ जे ओमेगा का रहता है, लेकिन जो बाद में एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा टी नोट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो फेज शिफ्ट आता है, जो हमारी चेंजिंग आती है वो एम्पलीट्यूड में तो नहीं आती, एम्पलीट्यूड दोनों जगह क्या है सेम है, सिर्फ जो चेंज आता है वो किस में आता है फेज शिफ्ट में ही चेंज आता है, चेंज हमारा और किसी में नहीं आता है। तो ये चीज नोट करनी है कि अगर टाइम शिफ्टिंग करते हैं तो टाइम शिफ्टिंग में एम्पलीट्यूड तो शिफ्ट नहीं होता, एम्पलीट्यूड नो चेंज, एम्पलीट्यूड लिखो या मैग्नीट्यूड लिखो, लेकिन फेज क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है। कितने से शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ ओमेगा टी नॉट है तो ओमेगा टी नॉट से ये यहाँ शिफ्ट हुआ, अगर हम ये कह रहे हैं कि मान लो इसका जो इनिशियल फेज है वो 0 है, यहाँ हमने कोई फेज नहीं दिखाया ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका हमने यहाँ हमने कोई फेज नहीं दिखा रखा, तो इसका मतलब है इसका इनिशियल फेज कितना लेके चल रहे हैं 0 लेके चल रहे हैं, तब हमारा जो फेज शिफ्ट यहाँ पर आया है वो कितना आया 0 माइनस ओमेगा टी नॉट, मतलब माइनस ओमेगा टी नॉट का फेज शिफ्ट आया है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस ओमेगा टी नॉट का यहाँ क्या आता फेज शिफ्ट आता है। तो क्या चीज याद रखनी है बस, फेज शिफ्ट टाइम शिफ्टिंग में अगर कौन सी शिफ्टिंग है, टाइम शिफ्टिंग है, तो टाइम शिफ्टिंग में इस तरीके से e की पावर जे ओमेगा टी नॉट और माइनस और प्लस में से वो देखेंगे कि शिफ्टिंग माइनस की हो रही है या प्लस की हो रही है, उस हिसाब से साइन आ जाता है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है कि अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन बनी तो उसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बनी मतलब ओमेगा टी नोट आया तो उसकी जगह हम डायरेक्टली ये वाली चीज लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन में यूज होती है प्रॉपर्टी डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या होगी, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी। थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में क्या है, अगर हमारा कोई सिग्नल x ऑफ t और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमारा x ऑफ ओमेगा, ओमेगा जे ओमेगा कुछ की भी टर्म में दिखा सकते हैं, जहां जे का यूज होगा वहां जे ओमेगा करके दिखा दो, जहां जे का यूज नहीं है वहां विदाउट जे भी दिखा सकते हैं। एक्स टी इज इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा लिख रखा है। अब इसमें हम अगर क्या कर दें, स्केलिंग कर दें, ए से हमने स्केलिंग कर दी, ऐसी तो होता है स्केलिंग a/2 a, मतलब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, अब चाहे वो a/b हो, हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो, सब वो मल्टीप्लाई ही है। तो अगर हम किसी से इसमें क्या कर देते हैं, स्केलिंग कर देते हैं, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें क्या होता है, जितने की स्केलिंग यहाँ हुई है उतने की स्केलिंग किसमें हो जाती है, ओमेगा में हो जाती है, जितने की स्केलिंग हमने यहाँ करी। अब देखो जब हम क्या करते थे, स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी पढ़ते थे, तो स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी में t बराबर वहां पर कितने का शिफ्ट होता था, जितना भी t की वैल्यू हो वो डिवाइड में चला जाता था, यही होता था। सेम वही काम यहाँ पर होगा कि t बराबर यहाँ तो 80 है, लेकिन वहां जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये चीज याद रखनी है बस इसमें, कि जैसे सेम पहले हम करते थे कि t की वैल्यू अगर यहाँ 5t है तो वहां क्या हो जाता था t/5
5 हो जाता था, वही काम यहाँ होगा। तो x ऑफ ओमेगा बाय ए हो गया, और इस एक की बाहर भी मॉड्यूलस में ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइम स्केलिंग। हमने क्या कर दिया है, टाइम को स्केल कर दिया है, किसके साथ, जो भी हमें इनपुट दिया हुआ है उसके साथ। तो जो भी इनपुट दिया हुआ है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, xt का होता है x ओमेगा। अब x ऑफ at का निकालना है, तो a की स्केलिंग कर दी ओमेगा में, तो ओमेगा बाय a हो गया। और सेम उसी a का बाहर क्या निकाल दिया, मॉड्यूलस बाहर a का निकाल दिया। एक तरीके से जैसे हमने इम्पल्स वाली करी थी प्रॉपर्टी, तो इम्पल्स वाले में जो उसके मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर मॉड्यूलस में आ जाता है। तो एक तरीके से वो मॉड्यूलस में ऐसे बाहर आया हुआ है, खाली एक समझाने के लिए कि याद रहे। तो जितने से स्केलिंग जैसे अंदर हुई वैसे ही यहाँ क्या हो गई, बाहर भी हो गई। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ तो मल्टीप्लाई जैसे होती जा रही है टाइम डोमेन में, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर तुम देख रहे हो तो ओमेगा बाय ए हो रहा है। ओमेगा बाय ए का मतलब क्या है, अगर यहाँ 50 होगा, 50 रेडियन पर सेकेंड, तो और ए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो टाइम 3 टाइम्स हो गया पहले से, लेकिन वहां पर फ्रीक्वेंसी पहले की 3 टाइम्स क्या हो गया, 3/10 हो गया, मतलब 50/3 हो गया। तो वहां पर 50/3 हो गया, और यहाँ 3 इंटू जितना टाइम है, तो टाइम का एक्सपेंशन होगा। टाइम डोमेन में एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंप्रेशन हो रहा है। ऐसे ही टाइम डोमेन में अगर कंप्रेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंडेशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले सिग्नल मान लो हमारा ऐसे था एक्स ओमेगा, ए की हमने क्या कर दी, स्केलिंग कर दी। अगर ए की स्केलिंग करी है, ओमेगा पहले यहाँ था इस तरीके से, तो ओमेगा बाय ए हुआ है, ओमेगा बाय ए कोई पॉजिटिव वैल्यू ही तो हम लेके चल रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू कोई ना कोई 0 से हमारी क्या होगी, हम मान के चल रहे हैं कि ए की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। 0 से 1 के बीच में भी अगर ए की वैल्यू है, तो 0 से 1 के बीच में भी क्या होगा, ये हमारा मान लो 1 तो नहीं ले सकते, 0 से 1 के बीच में भी कुछ ले लो, या 2 3 4 अभी बड़ी ले रहे हैं 1 से, तो 1 से अगर बड़ी ली 2 3 4 5 कितनी मिली, तो ओमेगा पहले से क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन इस पे थोड़ी फर्क पड़ा, मैग्नीट्यूड पे, मतलब जो वैल्यू निकालेंगे ये आ गया। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ से ग्राफ हमारा क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। यहाँ से ग्राफ हमारा क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। ये चीज बस इसमें दिखा दी एग्जाम्पल से। ये हो गई टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग के बाद टाइम रिवर्सल। टाइम स्केलिंग के बाद है हमारे टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल एग्जैक्टली सेम जैसे हमने पीछे पढ़ी थी, जो जो प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी कुछ कुछ उसी की तरह ही सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती जा रही है, आती जा रही है। बस अंतर क्या हो रहा है कि पहले हम क्या लिखते थे, वहां पर जब पहले हम निकालते थे तो CN निकालते थे, जो CN वैल्यू निकलती थी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकालते थे। यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स ओमेगा जो फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा, अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी कि XT का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा कितना होता है, अगर एक्स ओमेगा है तो अगर टाइम रिवर्सल कर दें एक्स ऑफ -t, अब यहाँ पर एक्स ऑफ जे ओमेगा भी लिख सकते हैं, यहाँ आप कितना भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा भी लिख सकते हैं, पर हम अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। तो एक्स ऑफ टी अब टाइम रिवर्सल कर दिया। अगर ये टाइम रिवर्सल को फॉलो करती है तो इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम रिवर्सल भी हो गया तब भी ये क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए ना। एक्स ऑफ माइनस ओमेगा हो गया। अगर ये होता माइनस ऑफ एक्स टी, इस तरीके से हमने कहाँ लगा दिया, स्टार्टिंग में भी माइनस लगा दिया। अगर हम स्टार्टिंग में भी माइनस लगा रहे हैं तो वहां भी क्या होगा, स्टार्टिंग में भी माइनस लगेगा। सेम प्रॉपर्टी किसकी, चलो अगली लाइन में दिखा देते हैं कि अगर हमारा एक्स टी इवन है, अगर हमारा एक्स टी सिग्नल क्या है, इवन है, तो एक्स टी अगर इवन होगा तो हमें पता है इवन के केस में क्या होता है, जितना पॉजिटिव साइड में ग्राफ बनता है सेम नेगेटिव साइड में उसी की तो मिरर इमेज बनती है। तो इसका मतलब एक्स ऑफ टी
इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा होगा। ये है इफ एक्स टी इज ऑड। अगर एक्स टी ऑड है तो ऑड में क्या होता है, मिरर इमेज तो है लेकिन मिरर इमेज का भी उल्टा, मिरर इमेज का भी उल्टा मतलब हॉरिजॉन्टल से मिरर इमेज भी बननी चाहिए। पहले तो दूसरी साइड आई और फिर दूसरी साइड की मिरर इमेज, इसका मतलब अब माइनस किसके आगे लग जाता है, माइनस ऑफ यही तो हमारी वैल्यू होती है। ऑड अगर होता है फंक्शन तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, मिरर इमेज तो पहले बननी चाहिए लेकिन वो मिरर इमेज किसके जस्ट अपोजिट। जैसे कोई सिग्नल है यहां से दे रखा है ऐसे, तो पहले ये कहा जाएगा, इधर उल्टा जाएगा, तो माइनस ऑफ पाई आ गया, माइनस ऑफ टी, फिर नीचे वाले की मिरर इमेज, तो नीचे वाले के लिए भी क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी का कितना है, एक्स ऑफ ओमेगा है, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी का कितना है, एक्स ऑफ, जो चीज मैं यहाँ लिख रही थी वो मैंने नेक्स्ट लाइन में वहां पर लिख दी। तो एक्स ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी हो गई कि अगर टाइम रिवर्सल कहीं पर भी हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि टाइम रिवर्सल हो रहा है, तो टाइम रिवर्सल करने में हम क्या कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं फोर्थ, या तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हम पहले देख लेते हैं या कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कोई भी, कॉन्जुगेट सिंपल है, पहले वो देख लेते हैं फिर फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी सेम टाइम की तरह है, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या है, एग्जैक्टली वैसे ही लगाना है जैसा हमने किस में लगाया था, पहले वाले में, कि अगर पहले वाले का मतलब फोरियर सीरीज से है, फोरियर कोफिशिएंट में जो प्रॉपर्टी लगी थी, ये हमने कह दिया कि एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, एक्स ऑफ ओमेगा होता है। तो अगर हम एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट कर दें, तो कॉन्जुगेट में ये भी तो पता होना चाहिए कि रियल पार्ट है या कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अभी हमें ये पता है कि ये कॉम्प्लेक्स में होगा या किसी में भी होगा, जिसमें भी है, तो हमें वैल्यू अभी ये नहीं पता है कि ये किस वाले पार्ट में, तो हम लेके चल रहे हैं कि एक्स ऑफ कॉन्जुगेट जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, कि जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, कौन सी इमेजिनरी क्वांटिटी जो भी निकली उसका माइनस साइन करके ही होता है कॉन्जुगेट। कहीं पर भी जैसे 1 प्लस जे होता है या खाली जे होता है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाता है, माइनस जे या माइनस जे, यही तो होता है, या आई है तो माइनस आई या ए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो जे वाला पार्ट होगा उसमें क्या लग जाता है, माइनस। ये होता है कॉन्जुगेट। एक्स ऑफ कॉन्जुगेट मतलब जो भी सिग्नल है अगर उसमें हमने कॉन्जुगेट कर दिया तो जो भी हमारी वैल्यू है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है या इमेजिनरी है, कैसी भी है, हम क्या कहते हैं कि जे के साथ उसका क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है जब हमारा क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट आता है। अगर कॉन्जुगेट किसका हो रहा है, पीछे, अच्छा वो रब कर दिया, दोनों का निकालना है, ऑड इवन के बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं ना इनको यूज करते हुए, वहां आता है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। अब माइनस ऑलरेडी पहले ही आ गया, जब माइनस ऑलरेडी पहले ही आ गया है तो माइनस माइनस प्लस, इस वाला माइनस में कौन सा हमारा कट जाएगा, कॉन्जुगेट वाला कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी वाले के साथ ही ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इन कॉन्जुगेट को यूज करके देखो, कॉन्जुगेट जो होता है ना, ये वाली वैल्यू जो कॉन्जुगेट वाली वैल्यू है, इन वाली वैल्यू में क्या भी देखते हैं हम, ऑड और इवन भी देखते हैं कि ऑड है या इवन है और रियल है या इमेजिनरी है, ये सारे देख के हमारे जैसे पहले बहुत सारे फॉर्मूले बने थे ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर इवन की बात होती है तो इन दोनों को ऐड करके क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो।
अगर ऑड सिग्नल की बात होती है कि इसका ऑड वाला पार्ट निकालो, तो ऑड वाले में क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही काम पहले करा था, यही काम हम अब भी कर सकते हैं कि जब इवन पार्ट ऑफ एक्स टी निकालना है या इवन पार्ट ऑफ एक्स जे ओमेगा निकालना है, तो हम क्या कहते हैं, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ऑड पार्ट जब हमें निकालना होगा तो ऑड पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्या करके, डिफरेंस करके। सेम अगर कहें इसका रियल निकालना है, ये था इवन और ऑड में, अगर कहेंगे इसका रियल निकालना है तो रियल निकालने में क्या करना है, डिवाइड बाय 2 ही होगा। लेकिन जब ऑड निकालेंगे तो ऑड में क्या होता है, ऑड में डिवाइड बाय 2j यहाँ पर कर देते हैं। ऑड में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2j। सिर्फ इतना याद रखना, इवन है ये रहा इवन का, ठीक है। ऑड है ये रहा, ये किसका है, अगर हमें इवन निकालना है एक्स का, इवन पूरा नहीं लिखा, खाली ईवी करके लिख दिया कि अगर इवन निकालना है एक्स टी का तो ये करना है, ऑड निकालना है तो वो करना है। अब अगर हमें क्या निकालना है, रियल और इमेजनरी निकालना है। रियल और इमेजनरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट वाला साइन लगा देंगे। अच्छा, इसमें एक वो आ गई कि जब रियल और इवन ऑड निकालते हैं तो कॉन्जुगेट नहीं, है मैंने किसके लिख दिए तुम्हारे, रियल। कॉन्जुगेट तो रियल में ही आता है। रियल निकालना है एक्स टी का तो ये फॉर्मूला हो गया, इमेजिनरी निकालना है तो रियल वाले बता दिए थे, लिख दिए ये वाले। तो कॉन्जुगेट का साइन अगर है, अगर कॉन्जुगेट का साइन है तो रियल और इमेजिनरी की बात होती है वहां भी और यहाँ। विदाउट कॉन्जुगेट के साइन के हैं तो किसकी बात होती है, इवन और ऑड की बात होती है। तो ये कॉन्जुगेट के साइन वाले थे तो किसकी बात हो रही है, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी जहां भी आएगा जे से डिवाइड, इमेजिनरी कहीं भी वर्ड आ रहा है किससे डिवाइड, जे से डिवाइड। अब यहीं पर भी रियल वाला भी लिख देती हूँ अगर कंफ्यूजन नहीं होगी उसके लिए। रियल है एक्स टी का तो वो वाले लग, ये वाले एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2। बस कॉन्जुगेट हटा दो साइन, कॉन्जुगेट हट गया, किसका बन गया, हमारा इवन का। सेम चीज इवन, और अगर ऑड है ऑड में ये माइनस के बराबर होता है ना, अभी पीछे वाले फॉर्मूले में लिखा था, डिवाइड बाय 2। जे सिर्फ किस में आएगा, इमेजिनरी में। अब इनकी वैल्यू रख दो बस, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा। एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी की कितनी है, एक्स ऑफ जे ओमेगा। हो गया जे ओमेगा में फोरियर में, ऐसी इमेजिनरी में इन जगह सब वैल्यू रख दो बस, एक्स ऑफ जे ओमेगा वाली जो यहाँ लिखी है। तो ये किस में हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हो जाएगा। और जब इन्हीं की जगह सी एन रखते थे, कॉन्जुगेट सी एन ऑफ माइनस एन, यहाँ तो हम क्या लिख रहे हैं, माइनस ऑफ एक्स जे ओमेगा, लेकिन उसमें ऐसे सी ऑफ माइनस एन लिखते थे ना। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी सारे फॉर्मूलेस क्या है, सेम है। रियल पार्ट, ऑड पार्ट, इवन पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये सब यही काम करना है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी हो गई कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। इसके बाद 4 5 5th नंबर की आई। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। चाहे तो इसे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम बोल दो या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से ही देख लो, क्या भी कह सकते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम भी बोल सकते हैं। पूरा लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम को एक्सप्लेन करो, या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के नाम से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, खाली समझा सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या है कि जैसे अभी तक हमारा क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में यहाँ अभी तक हमारी टाइम शिफ्टिंग हो रही थी।
तो टाइम शिफ्टिंग हो रही थी तो वहां पे देख रहे थे अच्छा इतने का अंतर आया। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो शिफ्ट कर नहीं सकते, पर हमें पता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में फेज स्पेक्ट्रम कैसे चेंज होता है। अगर हम जे वाले की, फेज वाले की ही क्या कर दें, सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि हमने पहले करा था। हमने क्या करा था, किसी सिग्नल में अगर कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो सेम वही चीज है। वहां पर हमने मल्टीप्लीकेशन कह दिया था कॉम्प्लेक्स की, यहाँ पर हमने क्या नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग नाम दे दिया। पहले हमने क्या करा था, मल्टीप्लीकेशन 3 तरीके से पढ़ी थी ना। एक तो कॉन्वोल्यूशन पढ़ा था कि अगर दो सिग्नल के बीच में कॉन्वोल्यूशन हो रहा हो तो क्या होता है, दो के बीच में मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या होता है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स सिग्नल की नॉर्मल सिग्नल से मल्टीप्लाई हो रही हो एक्सटी सिग्नल से तो क्या होता है। तो यहाँ पर सेम वही वाला है कि अगर कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल वाले से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होता है। तो हमें पता है एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, एक्स ऑफ जे ओमेगा, या ओमेगा कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा के टर्म में लिख रहे हो तो ओमेगा के टर्म में लिख लो, फॉर्मूला भी बनाएंगे ना तो ओमेगा, रियल इमेजनरी यहाँ नहीं आ रहा है तो ओमेगा के टर्म में लिख लो। तो एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ओमेगा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कितनी होती है ये देखते हैं कि अगर हमने क्या करा, किसी कॉम्प्लेक्स की ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी ले लिया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, एक्स टी से कर दी। अब कोई कहेगा यहाँ टी नॉट क्यों नहीं लिया, ओमेगा टी क्यों, ओमेगा नॉट क्यों लिया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में ही चेंज आएगा, और फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कौन है, ओमेगा नॉट है ना, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिया, ओमेगा में चेंज लिया। ओमेगा को नॉट या 1 2 3 जो भी डालना है वो किस में डालना है, ओमेगा में डालना है। टाइम शिफ्टिंग जब था तो हमने टाइम को चेंज करा था, टी माइनस टी नॉट, टी प्लस टी नॉट। यहाँ कौन सी शिफ्टिंग है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो हमने किसको चेंज करा है, फ्रीक्वेंसी को। और ई की पावर कितने की भी हो सकती है ना मल्टीप्लीकेशन, तो ये है। जब हमने फोरियर कोफिशिएंट देखे थे तो फोरियर कोफिशिएंट में हमने क्या देखा था कि जब मल्टीप्लाई हुई थी इसकी एक्सटी में तो कितने का चेंज आया था, कि जो भी यहाँ पर टर्म थी उसी का यहाँ पर क्या आ गया था, चेंज कर दे रहे थे किसमें, सी वाली टर्म में। अब हम वो सी वाली टर्म तो लिख नहीं रहे हैं, हम कैसे लिखेंगे इसे, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा। यहाँ माइनस की शिफ्टिंग है तो यहाँ आ जाएगी प्लस, बस इतना अंतर है। टाइम शिफ्टिंग में सेम साइन आ रहा था, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में साइन क्या नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, जस्ट कैसा आएगा, अपोजिट आएगा, क्योंकि ये ई की पावर में आई, ऐसे समझ लो चाहे कि ये है ई की पावर में, तो यहाँ माइनस ओमेगा नोट है तो यहाँ प्लस ओमेगा नोट आ जाएगा, और यहाँ प्लस ओमेगा नोट है तो यहाँ माइनस ओमेगा नोट आ जाएगा। ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पर मान लो बना ली, एक ये इक्वेशन बनाई और एक ये वाली इक्वेशन बनाई। सेम एक तरीके से किसकी तरह है, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में यहाँ टी प्लस टी नॉट और टी माइनस टी नॉट था और यहाँ जाके ई बन जा रहा था, यहाँ ई से ओमेगा, जो वेरिएबल लेंगे यहाँ वही वेरिएबल यहाँ पे चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए हमारा यहाँ क्या शिफ्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है। कि अगर हम अपने किसी सिग्नल की जो मल्टीप्लाई है वो किसी कॉम्प्लेक्स सिग्नल से करते हैं तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हमारी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या आ जाएगी, शिफ्टिंग आ जाएगी। तो ओमेगा से हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या हो गई, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इस प्रॉपर्टी का भी डायरेक्टली यूज होता है, कोई अगर सिग्नल कहीं पे दे रखे हैं और सिग्नल बनाने के बाद ये कहा है कि अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दें, या फिर कहीं भी नहीं डायरेक्ट कह दे कि बताओ इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी पूछ ले सिग्नल की, तो हम यही वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा के क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी को ही दोनों को ऐड करें अगर, तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई की पावर जे ओमेगा नॉट ऑफ टी एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ निकलेगा कितना निकलेगा, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब ये फॉर्मूला हम किसका बना सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो इस फॉर्मूले को हम किसका बना सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस का, कॉस ओमेगा नॉट टी। अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, वहां ओमेगा टी लिखा था क्योंकि वहां पर एक थी, एक का फ्रीक्वेंसी था तो इसलिए वहां पे हमें नहीं लिखना था, यहाँ लेकिन ओमेगा नॉट का शिफ्ट है तो ओमेगा नॉट टी लिखेंगे। किसके बराबर आएगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 1/2
एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब इसी में अगर मैं 2j की मल्टीप्लाई कर देती, इसी को ही हम क्या भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी भी लिख सकते हैं, पर साइन ओमेगा नॉट टी लिखने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें जे टर्म भी आती है, तो वहां हमें जे की भी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैथ्स के फॉर्मूले हैं एक तरीके से ये। तो देखो ये हमारी ओवरऑल क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का फॉर्मूला आ गया कि अगर हमें कहीं भी कोई डायग्राम दिया और उसमें पूछा कि इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बताओ कितने की हुई है या क्या हुई है, तो हम इसके थ्रू क्या बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को बता सकते हैं। ये चीज लिख ली, चलो एक ये लिख लिया। ऐसे कह सकते हैं हम कि मान लो ये एक डायग्राम दे दिया, यहाँ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा के वैल्यू, ठीक है। ये हमें एक फिगर दे दी कि ये एक फिगर है और इस फिगर में कहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका करा। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका करा और इसकी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी कि इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, यहाँ पे ओमेगा एम कह दिया और ये कह दिया इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताओ कि इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी या मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ये जो चार्ट है इसमें हमने इसकी एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है और बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करने के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अगर हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगाई, अभी नॉर्मल सिर्फ एक एग्जाम्पल देना कि अगर जब इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, तो देखो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो जाता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाता है। इसका मतलब जो भी वैल्यू है उसमें एक बार उस वैल्यू में वैल्यू प्लस होती है, उस वैल्यू में ही वैल्यू माइनस होती है। तो ये है ओमेगा प्लस का एक इधर की तरफ है, इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो। इसमें प्लस भी होगी, इसमें माइनस भी होगी, इसमें प्लस भी होगी और इसमें माइनस भी होगी, यही तो होगा जो ओवरऑल चीज होगी। इसमें प्लस भी होगा, इसमें माइनस भी होगा। अगर ओमेगा एम में कुछ जोड़ा ओमेगा नॉट तो ये और वैल्यू बढ़ गई ना आगे को, और माइनस ऑफ ओमेगा एम में कुछ जोड़ा उसकी भी वैल्यू माइनस से और प्लस की तरफ चली गई। अगर माइनस ऑफ ओमेगा एम में भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो पहले तो दोनों वैल्यू हमने जोड़ी है, दोनों में वैल्यूज जोड़ी है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है ना, तो दोनों ओमेगा में पहले प्लस ओमेगा नॉट ही कराए। अब ये कहते हैं हम कि अब मैंने मान लो ग्राफ इधर बनाया ऐसे, तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि यहीं क्यों बनाया, ग्राफ तो यहाँ से भी बन सकता था, यहाँ से भी बन सकता था, कहीं से भी बन सकता था इसके बराबर में। तो बस ये हमने मान के चल लिया कि हमने जो भी वैल्यू ऐड करी है वो 0 से इधर को शिफ्ट कर देगी, वो उसकी वैल्यू इतनी है कि एडिशन होके वो क्या आएगा, 0 से ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, वरना यहाँ से भी बना सकते हो कि माना जोड़ के 0 तक आ रहा है, माइनस ओमेगा एम में हमने मैक्सिमम वैल्यू कितनी जोड़ी है, ओमेगा एम के बराबर ही जोड़ दी, तो 0 आएगा। तो हम यार चल रहे मान के चल रहे हैं जितना भी मिनिमम वैल्यू है उससे थोड़ी हमने ज्यादा वैल्यू जोड़ी है, जिसकी वजह से 0 से थोड़ी वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में। तो ये तो हो गया ओमेगा एम प्लस ओमेगा नोट, ये हो गया ओमेगा एम प्लस ओमेगा नोट, ये माइनस ओमेगा एम प्लस ओमेगा नोट, ये ओमेगा एम प्लस ओमेगा नोट। ये वाली वैल्यू तो देखो के है, के ही रहेगी। तो ये तो इसमें जुड़ा। अभी दूसरी टर्म क्या थी, घटना भी था, ओमेगा एम माइनस ओमेगा नॉट भी तो होना था, तो दूसरी टर्म घटना भी है। अगर ये खाली इसके लिए है कि जब फेज शिफ्ट जुड़ी है, फेज शिफ्ट घट भी तो सकती है अगर दोनों को मैं दिखाऊं एक ही डायग्राम में। ये था जब माइनस जे ओमेगा नॉट की मल्टीप्लाई करी थी तो ये आया था, और जब प्लस जे ओमेगा नॉट की करेंगे तो इसका क्या डायग्राम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये के ही वैल्यू हमने दोनों चीज एक ही में करके दिखा दी, ऐड भी करके दिखा दी उसमें वैल्यू, और उसमें वैल्यू क्या भी करके दिखा दी, सब्ट्रैक्ट भी करके दिखा दी।
तो जब e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी से होगी मल्टीप्लाई तो ये वाला सिग्नल आएगा, इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा, और इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा, ठीक है। और कॉस वाली टर्म हमने बताई दी है, अगर क्या दोनों की होगी, कॉस ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई हो रही है एक्स टी में, तो ये आएगा। तो देखो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज समझ में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं कि कहीं भी अगर हमारा कॉस ओमेगा नॉट टी से एक्स टी में मल्टीप्लाई हो रही है, कॉस ओमेगा नॉट टी की एक्स टी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो हाफ ऑफ एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। साइन टी की हो रही है, साइन ओमेगा नॉट टी की, साइन टी की भी हो सकती है, ओमेगा नॉट का मतलब वहां 1 हो गया, तो यहाँ पर ओमेगा नॉट 1 हो गया, ओमेगा प्लस 1 ओमेगा माइनस 1, अगर साइन टी कॉस टी लिखा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकते हैं। ई की पावर की कहीं मल्टीप्लाई हो रही है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से 3-4 टाइप के सवाल सॉल्व हो जाएंगे कि साइन की हो रही है, कॉस की हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये वहां पर लिख सकते हैं। यही चीज हमने किस में भी करी थी, टाइम शिफ्टिंग में भी करी थी। टाइम शिफ्टिंग में भी क्या कहा था कि अगर किसी कोई भी चीज इस तरीके की फॉर्म में बन गई तो उसे डायरेक्ट हम कॉस ओमेगा नॉट टी जे ओमेगा लिख सकते हैं। कोई भी चीज इस तरीके की आएगी तो उसे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म करने का ये तरीका है। फोरियर ट्रांसफॉर्म करो या इनवर्स करो, इनवर्स भी कर सकते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये हमने देखी कौन सी प्रॉपर्टी, ये थी हमारी फेस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम कहो या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। जब हमने क्या पढ़ा था, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पढ़े थे, तो हमने ये इस फॉर्मूले को ही क्या लिखा था, n माइनस एम, कुछ ऐसे लिखा था ना। जब e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी कर रहे थे तो ऐसे n माइनस एम, n प्लस एम, ऐसे ही तो फॉर्मूला लिखा था वहां पर, वो कोफिशिएंट में था। तो बस अंतर क्या हुआ है, यहाँ वहां n माइनस एम था, यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, इतना है, इतना अंतर है। रिलेट भी करते हुए चलो ताकि दोनों के में से किसी का भी फॉर्मूला क्या ना करो, भूलो नहीं, तो इसलिए रिलेट भी इसको क्या करो, चलते चलो वहां पर। नेक्स्ट है, कौन से नंबर की होगी ये, डुअलिटी प्रॉपर्टी। चाहे डुअलिटी प्रॉपर्टी से लिख दो या डुअलिटी थ्योरम से लिख दो। डुअलिटी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारा प्रॉपर्टी लिख लो पूरा, डुअलिटी प्रॉपर्टी, डुअलिटी में मेनली क्या होता है, अगर डुअलिटी को देखें तो डुअलिटी में यही तो होता है, किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में हमारे सिग्नल को चेंज करना ताकि उसकी वैल्यू में चेंज ना आए। इस तरीके से डुअलिटी लगाते हैं कि वो उसका डुअल भी रहे और उसमें क्या ना आए, चेंज भी ना आए। जैसे हम जब गेट वगैरह पढ़ते हैं तो गेट वगैरह में भी तो इस तरीके से लगाते हैं डुअलिटी कि आंसर भी बदले ना और उसकी फॉर्म भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे एंड से और करते हैं, और से एंड करते हैं, तो वो डुअलिटी ही है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसके फंक्शन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर किसका डुअल है, कौन सा ऑपरेटर किसका डुअल है। तो हम सेम चीज लिखते हैं कि पहले लाइन सब में सेम है कि हम मान लेते हैं कि एक्स टी है, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, एक्स ऑफ ओमेगा है। तो अगर डुअलिटी थ्योरम लगाएं तो डुअलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कि अगर ये डुअलिटी को क्या करेगी, फॉलो करेगी, तो डुअलिटी को अगर ये फॉलो करती है तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू हमारा किसने के होता है, सेम यही चीज लिखनी है, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई एक्स होता है ना, ये 2 पाई एफ होता है, तो एफ नहीं लगाना है, क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा इंटू 2 पाई। ये हमारी किसकी थ्योरम है, डुअलिटी की है। किसकी थ्योरम है, ये डुअलिटी की है। तो ये एक्स टी इज इक्वल्स टू, अगर एक्स ऑफ ओमेगा है तो एक्स टी इज इक्वल्स टू हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा भी लिख सकते हैं। और यहां से सेम इस जगह से हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है,
2πf होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं x ऑफ f। ये दोनों देखो, ये दोनों सेम ही तो आ रहा है, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई x ऑफ माइनस ओमेगा। x t बराबर है, तो हमें पता है x ऑफ ओमेगा बराबर होता है 2 पाई x ऑफ माइनस ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x ऑफ f इज इक्वल टू x ऑफ माइनस f। यही हमारी क्या होती है, डुअलिटी थ्योरम होती है। एक तरीके से जो हमने पीछे पढ़ा था कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू हमारा कॉन्जुगेट में किसके होता है, x ऑफ माइनस t के बराबर, x ऑफ माइनस ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स टी का अगर ये एक्स ऑफ ओमेगा है तो एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी का एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा होता है। वो एक प्रॉपर्टी यहाँ रब कर दी, उसमें दिखाते हैं, टाइम शिफ्टिंग वाली में भी दिखा देते हैं। वो ये होता है बराबर माइनस ऑफ जे ओमेगा के। बस इन्होंने यही कहा है। अब यहाँ पर ओमेगा की जगह कितना रख लिया, 2 पाई f रख लिया। अब क्या कहा था कि जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में ओमेगा की जगह डायरेक्ट कर देते हैं f। तो डिपेंडेंट में तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट में ओमेगा की पूरी वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो एक तरीके से वही चीज यहाँ पर करी है कि x ऑफ ओमेगा की जगह तो कितना लिख लिया, x ऑफ f लिख लिया। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 पाई f था, तो उसको हमें शो करने के लिए हमने क्या करा, 2 पाई f ना शो करके ऐसे कर दिया कि x ऑफ माइनस f। 2 पाई को यहाँ क्या नहीं करा, शो नहीं करा। या ये समझो कि जब इससे बाहर निकाला तो 2 पाई से 2 पाई ऐसे डिवाइड होकर चला गया। याद करने के लिए सिर्फ ये कह रहे हैं कि x ऑफ f हमारा क्या होता है, x ऑफ माइनस f के बराबर होता है डुअलिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर x t इज इक्वल्स टू x ऑफ ओमेगा है तो x t इज इक्वल्स टू 2 पाई x ऑफ माइनस ओमेगा भी होती है। तो वहां से निकलता है x ऑफ f इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस f। ज्यादा इसे सॉल्व करने की नीड नहीं है, सॉल्व भी हो जाएगा तो समझा भी जाएगा। बस डायरेक्ट डुअलिटी प्रॉपर्टी लिखनी थी, तो हमने क्या करा, यहाँ पे डायरेक्ट की डुअलिटी प्रॉपर्टी लगा दी। इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर रहती है, थ्योरम तो एक दो है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि और कौन सी यहाँ प्रॉपर्टी रह रही है। मल्टीप्लिकेशन भी है एक, और तुम्हारी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी यहाँ पर लगती है, जैसे हमने पीछे के पार्ट में भी लगाई थी। तो उन प्रॉपर्टी को करने से पहले, क्योंकि टाइम हो गया है, वो वाली प्रॉपर्टी करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन करने के बाद, पहले एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन भी क्वेश्चन में ही कर लेंगे। प्रॉपर्टी मोस्टली अब सब हो गई है, और कोई प्रॉपर्टी यहाँ नहीं होनी है। बस एनर्जी और पावर की पार्सेबल के बारे में बताना है, उसके अलावा सारी प्रॉपर्टी हो गई है। तो प्रॉपर्टी हो गई है, एप्लीकेशन एक दो की साथ में बता दी थी, एक दो की एप्लीकेशन रह गई है। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखने के साथ ही आगे देख लेंगे अगर कोई प्रॉपर्टी और करवानी होगी उस केस में। चलो एक क्वेश्चन मिल गया, e की पावर माइनस 3t माइनस e की पावर माइनस 3t u ऑफ t माइनस 1 है, ये यहाँ कितना है, t माइनस 1 ही है। देखो अब ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी लगेगी। वैसे तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने पीछे अभी फॉर्मूला करा था, कौन सा, जब इसे डेरिवेट करा था पूरा, तो e की पावर माइनस 80 ut वाले तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग सकती है अगर, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। डायरेक्ट प्रॉपर्टी कैसे लग सकती है, कौन सी लग सकती है, कि हमें ये जो दिख रहा है वो एक तरीके से ऐसे दिख रहा है, e की पावर ऑफ t,
की फॉर्म में हमें ये शो हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि e की पावर माइनस 80 ut है, तो हम इस t को अगर t माइनस 1 है तो इसे भी अगर t माइनस 1 कर दें तो सेम फॉर्मूला लगेगा। e की पावर माइनस 80 ut था ना, तो हम t बराबर t माइनस 1 मान रहे हैं, तो t बराबर t माइनस 1 मानने के लिए यहाँ भी तो t माइनस 1 बनाना पड़ेगा, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट लगा देंगे ना, आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करना सिखा रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कैसे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं उस केस में। तो एक यहाँ पर t माइनस 1 बनाओ कि ये वाली जो फॉर्म है ये t माइनस 1 कैसे बनेगी, तो इसे t माइनस 1 बनाओ कि ये t माइनस 1 कैसे बनेगा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x ऑफ t माइनस 1, या x ऑफ t तो इतना है, x ऑफ t है e की पावर माइनस 3t इतना है, x ऑफ t माइनस 1 इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर माइनस 3t माइनस 1 प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं इसे, u t माइनस 1, ठीक है, माइनस 3, यही लेके चल रहे हैं अभी, ये t माइनस 1 बाद में लिख लेना नीचे, माइनस 3t माइनस 1 t प्लस 1, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो कितना रह जाएगा, e की पावर माइनस 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें इनटू e की पावर माइनस 3t माइनस 1, ये वाली चीज देखो, e की पावर माइनस 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले बॉक्स को 1 बना दो और 1 वाले को 1 बना दो, फिर जो पावर एडिशन में होती है वो मल्टीप्लाई में लिखी जा सकती है, तो e डॉट e की पावर माइनस 3 तो अलग निकाल ली जो इससे मल्टीप्लाई करी, प्लस माइनस माइनस, और जो इससे मल्टीप्लाई करी उसे ऐसे की ऐसे लिख दिया। अब इस वाले की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा क्या हो गया, x ऑफ t माइनस 1, ये वाला पोर्शन हमारा x ऑफ t माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर जो पीछे फॉर्मूला था वो डायरेक्ट लग सकता है, कौन सा, 2a, यही तो है e की पावर माइनस 80, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पर कितना है, प्लस ओमेगा यहाँ पर कितना है, ओमेगा भी तो यहाँ पर 1 ही है, देखो t तो है ये t माइनस 1, तो ओमेगा यहाँ पर कितना है, ओमेगा ही है, तो e प्लस, चाहे तो ओमेगा स्क्वायर, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है, वो मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लिख देता है, इसका तो ये होता है 1 a प्लस जे ओमेगा, जो फॉर्मूला था वो मॉड्यूलस वाला था, इसका तो ये होता है 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, तो 1 अपॉन ए कितना है माइनस 3 प्लस जे ओमेगा, हो गया सिंपल। वो जो फॉर्मूला लिख दिया था वो किसका था, मॉड्यूलस का, 2a वाला, मॉड्यूलस नहीं है ये, विदाउट मॉड्यूलस है, तो 1 अपॉन माइनस 3 प्लस जे ओमेगा, यहाँ पर ये लिख लिया, सिर्फ अब क्या रह गया, e की पावर माइनस 3, e की पावर माइनस 3 को ऐसे लिख दो माइनस 3, बस सिंपल, e की पावर माइनस 80 ut। अब हम पे कैलकुलेटर या कोई चीज तो नहीं है ना जो हम e की पावर माइनस 3 की यहाँ वैल्यू रखेंगे, प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब अगर e की पावर प्लस 80 होता तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाता, माइनस 80 था, माइनस वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो सिंपल ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख लो अगर कहीं मल्टीप्लाई वगैरह का साइन रह गया हो या कोई साइन चेंज हो रहा हो तो हम देख सकते हैं कि हाँ हमने ये चीज इसमें गलत कर दिया, अगर कोई चीज ऐसी हुई है कि हमने डबल डबल चीज कर दिया उसके लिए कह रहे हैं।
कोई ये मत समझना कि जब ऐड करेंगे ये पावर का, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, देखो जब इसमें को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -3t + 3 -3t + 3 -3, तो जो e की पावर -3 था ना वो यहाँ ले लिया, फिर दोबारा कॉमन लेके इसे बाहर निकाल दिया और इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। t-1 था की जगह t हो गया, तो इसका मतलब u के ब्रैकेट में तो सेम चीज ही आ रही है, तो जो u के ब्रैकेट में थी उसको सेम चीज ही रखा और सेम चीज मान के हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। तो e की पावर -3 हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये वाला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ पर। एक आधा क्वेश्चन और लिख देते हैं, ये खुद करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का प्रोसीड करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई अगर यहाँ रह गया हो तो। ये है क्वेश्चन, ये खुद करके देखना है कि इसमें हमने क्या करा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज और रह गई बच्चों, भाई इसमें एक चीज और रह गई है, क्या चीज, शिफ्टिंग नहीं करी है। इसमें शिफ्टिंग वाली दिक्कत और हो गई है कि इसमें हमने क्या नहीं करी है, शिफ्टिंग नहीं करी है। इतना आंसर तो बिल्कुल ठीक है, ये आंसर ऐसे ही रहेगा। इसमें एक चीज तो हो जाएगी, शिफ्टिंग। जब हमने शिफ्टिंग करी थी तो क्या हुआ था, टाइम शिफ्टिंग। t-t0 अगर हो जाता है, वहां हमारा xt से xt-t1 हो गया ना, तो जब t-t1 हो जाता है तो जो भी हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा उसमें किसकी मल्टीप्लाई होगा, e की पावर -j ω t0 की। तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग हो गई t-1 की, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर -j ω1 है, t0 भी कितना है, 1 है, ऐसे। तो आ गया e की पावर -3 e की पावर -j डिवाइड बाय a। ये भी चीज देखना, -3 था, a + j होता है -3, और यहाँ पर -3t t-1 3 + j ω e की पावर, डॉट में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर j ω। सही है, वो माइनस पहले ही वो हो गया, ये वाला माइनस था ना, दोनों माइनस अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया पूरा सॉल्व। शिफ्टिंग नहीं लगाई थी यहाँ पर, शिफ्टिंग वाली चीज रह गई थी। अब ये x ऑफ j ω आ गया। ये जो सॉल्व कर रहे थे ये था x ऑफ t-1, ये शिफ्टिंग यहाँ पर करनी रह गई थी, तो बिना शिफ्टिंग के क्वेश्चन पूरा नहीं होता। तो ये हो गया e की पावर -j ω t0 की जगह कितना रख दिया, 1। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा में ही रखते हैं जब फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया टोटल आंसर, ये हो गया। ये एक गलती हो गई थी भाई इसमें, और ऐसी ही गलती हो भी जाती है जल्दी जल्दी में, वो यूटी मान के ही उसे सॉल्व कर देता है। शिफ्टिंग लगानी भी कंपलसरी होती है। तो देखो इसमें दो प्रॉपर्टी लग गई, एक तो कॉम्प्लेक्स की जो मल्टीप्लाई होती है ई की पावर के किसी में भी हो तो क्या करते हैं, अगर ई की पावर में फॉर्मूला हो जाए, और शिफ्टिंग अगर हो जाती है तो क्या करते हैं, तो शिफ्टिंग पहले बनानी पड़ेगी, शिफ्टिंग के फॉर्म में उसे हमें करना पड़ेगा, शिफ्टिंग के फॉर्म में करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे।
अब ये क्या है, सिंक वाला फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा सिंक वाला फंक्शन है। सिंक में और सैम्पलिंग को साइन में कैसे लिखते हैं वो हमने क्या करा था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर साइन दिया है तो उसे सैम्पलिंग में कैसे लिखेंगे, सैम्पलिंग दिया है तो उसे साइन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये करना है, जिसे नहीं आएगा, ये तो बहुत छोटा है, इसके साथ आगे क्वेश्चन और ऐड है, तो पहले ये करना सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो इसे करने की ट्राई करना, सिंक को कैसे लिखना है वो देखना, जिसे नहीं आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में इसी से ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, इसे भी सॉल्व करा देंगे, इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन बनेगा और जो हमने आज प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हें यूज करके आगे कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।